write down chapter number 3. Motion in a straight line. Motion in a straight line. Motion in a straight line. देखो आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने नहीं पढ़ी। ठीक है, आपने नहीं पढ़ी। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम बात करेंगे बाद में बड़ी चीजों के बारे में। राइट डाउन हेडिंग रेस्ट। मोशन और रेस्ट होता है ना, जानते हो आप लोग, मोशन एंड रेस्ट होता है। तो आप रेस्ट की बात करते हैं अगर, व्हाट इज रेस्ट? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको बोलते हैं कि वो रेस्ट में है। बॉडी इज नॉट परफॉर्मिंग एनी मूवमेंट। ठीक है, देखो आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है ना, वो ठीक है, वो भी ठीक है, उस लेवल तक आपका ठीक था। लेकिन ये जान लेना कि बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो रिलेटिव होती है। रिलेटिव मतलब एक दूसरे से कंपेयर करके। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया करता हूँ बार बार कि लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये मान लो कोई ट्रेन है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, और अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ की अगर बात करूं, तो ये दोनों कंपेरेबल है। मतलब इन दोनों की साइज कंपेरेबल है। ट्रेन की साइज से थोड़ा सा बड़ा होता है प्लेटफॉर्म, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में हम कह सकते हैं कि ट्रेन इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। मींस ट्रेन की जो साइज है उसकी लेंथ को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कोई एक पर्सन खड़ा, कोई पर्सन का, और ट्रेन की लेंथ की बात करें, तो ट्रेन की लेंथ के कंपैरिजन में लेंथ, या हम कह सकते हैं विड्थ ऑफ द पर्सन, या हम कह सकते हैं कि साइज ऑफ द पर्सन, इट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, अगर मैं बात करूं दो सिटीज के बीच की डिस्टेंस, इसके कंपैरिजन में ट्रेन की जो साइज है वो बहुत कम है। दो सिटीज के बीच की डिस्टेंस अगर मैं 10 किलोमीटर भी मान लेता हूँ, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, जो भी हो, उसके कंपैरिजन में साइज ऑफ द या लेंथ ऑफ द ट्रेन इज वेरी स्मॉल, बट as in comparison with the length of the platform, it is not comparable. Sorry, it is comparable. Length of the train is comparable with the length of the platform, but length of the train is not comparable with the distance between the two cities. तो हर चीज क्या है, हम कह सकते हैं कि रिलेटिव। इसी तरीके से मैं रेस्ट की बात कर रहा था कि रेस्ट क्या है। पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग उसे समझना कि रेस्ट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या हो सकती है। अगर मैं कहूँ कि कोई दो, एक ट्रेन है, यहाँ से इसको बोलते हैं ए है ना, ये एक ट्रेन है ए, और ये है ट्रेन बी, और दोनों अगर सेम स्पीड से चल रहे हैं, लेट अस सपोज 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। यहाँ पे कोई
पर्सन है जो ऑब्जर्व कर रहा है ए को भी और बी को भी, बोथ आर मूविंग विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में भी है और सेम स्पीड पे भी। तो ये पर्सन दोनों को देखता है कि दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये हो गया हमारा ग्राउंड, क्या हो गया, ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए की भी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और बी की भी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि ए के रेस्पेक्ट में बी या बी के रेस्पेक्ट में ए क्या है, रेस्ट। मतलब क्या होगा कि अगर बी में कोई पर्सन बैठा होगा, वो ए में बैठे हुए पर्सन को देखेगा तो मूव नहीं कर रहा होगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, जीरो। मूवमेंट तो कर रहा ना, ए वाला भी मूवमेंट कर रहा, लेकिन ए वाला रेस्ट पे, इसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब बी के रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब बी में बैठा हुआ जो पर्सन है वो ए को वॉच करेगा, ए को देखेगा, तो उसका मोशन कैसा उसको नजर आएगा, उसको लगेगा कि जो दूसरी ट्रेन में यानी ए वाले ट्रेन में जो पर्सन बैठा हुआ है वो भी रेस्ट पे है। बट एक्चुअल में दोनों ट्रेनें मूवमेंट कर रही हैं। तो दोनों ट्रेनें मूवमेंट कर रही है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझना। दोनों ट्रेनें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूवमेंट कर रही हैं, लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूवमेंट नहीं कर रही, ठीक है। तो अगर आप डेफिनेशन लिखते हो कि अगर मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है सिर्फ क्या, तो बातें क्या हो जाएगी, अधूरी रह जाएगी, आधी बात हो पाएगी, समझ आया? जैसे जैसे मैं कोई भी कह लूँ, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर नहीं है, बहुत खराब भी क्रिकेटर नहीं है, बीच का कोई क्रिकेटर है, हम कहेंगे कि अच्छा है, इससे कंपैरिजन में बहुत जो खराब है उनके कंपैरिजन में अच्छा है वो, और जो बहुत अच्छा क्रिकेटर है उसके कंपैरिजन में क्या है, खराब है। मतलब कहने का कि जब तक कि हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे मैं कहूँ कि मेरी साइज वैसे मीडियम में है, 5 फीट एंड 5 इंच या 6 इंच के आसपास साइज मेरी, हाइट जो है मैं मीडियम मीडियम में। तो मैं क्या कहूंगा कि मैं बहुत लंबा हूँ, नहीं, मुझसे ज्यादा हाइट वाला है तो उससे मैं छोटा हूँ, अब मुझसे कम हाइट वाला है मैं उससे लंबा हूँ, दोनों चीजें है ना। तो सिर्फ मैं कहूँ कि मेरी साइज, मैं लंबा हूँ, तो आधी बातें हो जाएगी, किससे लंबा हूँ, किससे बड़ा हूँ, किससे छोटा हूँ, कंपेयर करना पड़ता है, तब जाके एक बात कंप्लीट होती है। तो अगर मैं कहूँ कि ए जो है वो रेस्ट पे है, ए रेस्ट पे है या मोशन में है, ए रेस्ट पे भी है, ए मोशन में भी है, साइमल्टेनियसली। क्या मतलब समझ में आया? वेट स्पीड इज स्लो।
Okay. Now, clear now? Yes, sir, clear. Okay. तो मैं क्या बता रहा था, बीच में प्रॉब्लम आ गई थी, पहले तो कैमरा ऑफ हो गया था ऑटोमेटिक। ओके, डिस्कस करते हैं। देखो, मैं बात कर रहा था कि दो ट्रेनें हैं और दोनों ट्रेन क्या है, सेम स्पीड पे चल रही है। तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि ए जो है साइमल्टेनियसली ए इज इन मोशन एज वेल एज ए इज इन रेस्ट। कैसे? ए जो है, ए बी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे, because both are moving in the same direction as well as with the same speed. But A is not at rest with respect to ground. It is moving with a 50 km per hour speed. क्लियर होगी बात? तो रेस्ट क्या हो सकता है, रेस्ट की जो एक्चुअल डेफिनेशन जो आप लोग पढ़े हुए हो, और उसमें क्या अलग चीज है, और जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो थोड़ा सा अलग है। क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को, या अपने पोजीशन को अगर चेंज नहीं करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, है ना? यानी ए जो है बी के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पे है, बट ए जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे नहीं। So write down the definition. Definition of the rest is uh, uh, an object is said to be an object is said to be is said to be in the state of rest, in the state of rest if it is not changing, if it is not changing its position, if it is not changing its position with respect to, with respect to a reference point, with respect to a reference point। ठीक है? तो एग्जांपल में आप लोग ऐसे फिगर बना लो, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। ये बना लो और कुछ कमेंट लिख लो नीचे इसके। बना, बनाओ जल्दी। कुछ कमेंट लिख लो इस पे। ए ए इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ए इज in the state of rest, A is in the state of rest with respect to B, with respect to B point, with respect to B point, but it is in motion, but it is in motion, it is in motion with respect to ground. It is in motion with respect to ground. Okay. Write down next heading, motion. An object is said to be in motion. An object is
said to be in motion. If it changes its position, if it changes its position with respect to, if it changes its position with respect to the reference point. क्लियर होगी बात सबको? Here Yes, is set to yes, with respect right, to yes, yes sir. सभी लोग लिखें, अटेंडेंस लगेगी आपकी इसी से. Yes sir. Okay, ठीक. Write down next heading, point object. Point object. देखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसकी साइज नेग्लिजिबल, जीरो तो नहीं हो सकती, नेग्लिजिबल, बहुत छोटी साइज. अगर बहुत छोटी हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि नेग्लिजिबल है, यानी हम बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट. मैं जैसे एग्जांपल अभी दिया था, आपको याद होगा कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म और दो सिटीज के बीच की डिस्टेंस. तो प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में the length of the train is not a point object. यानी ट्रेन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, छोटा सा पॉइंट नहीं. किसके कंपैरिजन में? प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन. बट इन कंपैरिजन विद द डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज, द ट्रेन इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसकी साइज बहुत कम हो जाए. क्लियर होगी बात ना? अगर देखा जाए तो ट्रेन की साइज छोटी मानी जाएगी, यानी ट्रेन will be treated as a point object if we compare the length of the train with the distance between the cities. है ना? अगर बहुत सिटीज के बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है as compared to the distance between the दो सिटीज की डिस्टेंस जो होगी बहुत ज्यादा होगी, अगर हम बात करें लेंथ ऑफ द ट्रेन से कंपेयर करें तो. ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हेडिंग लिखोगे. If the position of an object changes, if the position of an object changes by distances, much greater than okay, changes by distance much greater than changes by distance much greater than its own size
its own size, in a reasonable reasonable duration of time. इसका भी मतलब है क्या, देखो इसमें क्या बोला गया कि अगर कोई ट्रेन है या कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कार ही है एक तरीके से, है ना, ये अगर बहुत कम डिस्टेंस मूव करती है, यानी अपने साइज के कंपैरिजन में अगर कम डिस्टेंस मूव करती है, तो ये कार पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगी, है ना, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। बट ये अगर कार अपनी साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, देन द कार कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। है ना, छोटा और बड़ा का मतलब बताया था ना, अराउंड 100 टाइम्स अगर कोई चीज होती है तो उसको हम स्मॉलर और ग्रेटर कह सकते हैं। ठीक है, तो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, देखो बेसिकली हमारे पास तीन तरह की मोशन होती है, कौन कौन सी, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल का मतलब, कोई एग्जांपल दे सकते हो आप लोग वन डायमेंशनल मोशन का, मतलब कोई एग्जांपल आप बता दो कि वन डायमेंशनल मोशन का होता हो वो। कोई कोई बताएगा वन डायमेंशनल मोशन इन एग्जांपल। कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, गुड, एक डायरेक्शन में मूव करे, ठीक। देखो वन डायमेंशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में, है ना, यानी एक्स एक्सिस में ओनली, या ओनली वाई एक्सिस में, या ओनली जेड एक्सिस, कोई एक डायरेक्शन, कोई एक एक्सिस अगर चेंज हो रही है, समझ में आया? अगर सिर्फ वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, यानी कि सीधा चल रहा हो, स्ट्रेट लाइन, है ना, ऐसे चलना, अगर ऐसे चले ऐसे, तो ये इसमें एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है, तो ये हमारा टू डायमेंशनल मोशन हो जाए। तो लिखो वन डायमेंशनल मोशन में, if the object if the object is changing if the object is changing one coordinate only, one coordinate only, if the object changes one coordinate only, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट अगर चेंज करता है तो उसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। इसको भी ऐसे भी कहते हैं वन डायमेंशनल, या इसको हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, इसको लिख लेना कहीं साइड में, या इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन भी हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख लो, मोशन ऑफ अ कार, मोशन ऑफ अ कार ऑन स्ट्रेट रोड, मोशन ऑफ अ कार ऑन स्ट्रेट रोड, motion of a car on straight road.
दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं इसमें, मोशन ऑफ अ ट्रेन। ट्रेन जनरली स्ट्रेट लाइन मूव करती है, कभी कभी टर्निंग भी करती है, टर्न कर रही होगी वो वन डायमेंशनल नहीं होगा, जब टर्न कर रही होगी तो वन डायमेंशनल नहीं होगा, लेकिन जब ट्रेन स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो हम उसको भी कह सकते हैं वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, नेक्स्ट टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, इसका एक और नाम है, और तो उसमें आप ब्रैकेट में या फिर स्लैश करके लिख सकते हो। टू डायमेंशनल मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन क्या होता है, देखो इसमें लिख लो, व्हेन द टू कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग। व्हेन द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग। when the two coordinates of an object is changing. ओके, जब दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रही हो, जैसे ग्राउंड पे कोई कोई पर्सन चलता है, ग्राउंड पे चलता है तो ये ऐसे भी चलता है, ऐसे भी चलता है, ऊपर नहीं जाता ना। जैसे कार हो, अगर टर्न कर रही हो कार, है ना, तो वो फॉरवर्ड भी जाती है और लेफ्ट या राइट भी जाती है, यानी दो कोऑर्डिनेट इसके चेंज होते हैं, ऊपर नहीं जाती, है ना, उड़ नहीं रही है कार अगर, तो उसकी जो जब वो टर्निंग पे होती है तो वो क्या होती है, हमारा टू डायमेंशनल मोशन कर सकते हैं, है ना। तो एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हो, क्या एग्जांपल में आप चाहो तो लिख सकते हो, मोशन ऑफ अ कार ऑन टर्निंग। मोशन ऑफ अ कार ऑन टर्निंग, जब टर्न कर रहा हो तब। इसमें और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, हमारा जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर हम इसको थ्रो कर रहा है, प्लेइंग एनी गेम ऑन ग्राउंड। हाँ, प्लेइंग एनी गेम, देखो एनी गेम का मतलब अगर फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अगर ऐसे जा रहा है तो एक्स वाई जेड तीनों, वो उसमें तीनों एक्सिस चेंज हो रही है, तो वो थ्री डायमेंशनल हो जाएगा ना। अगर ग्राउंड पे हो, सिर्फ ग्राउंड से ग्राउंड पे ऊपर ना आ रहा हो, तब हम कह सकते हैं वो टू डायमेंशनल मोशन है। ठीक है ना। जैसे मैं अगर बात करूं, एक मैं फुटबॉल लेता हूँ और इसको सीधा ऐसे थ्रो करता हूँ सीधा, तो ये ऊपर भी जा रहा होगा और एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में जा रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा है, यानी या तो अप साइड यानी जेड वाला, और वाई वाला कोऑर्डिनेट, वाई और जेड, या वाई और एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा, बस दो को होगा, ना तो लेफ्ट जा रहा है ना तो राइट जा रहा है। तो ये इस तरह के मोशन, यानी इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टू डायमेंशनल मोशन, या मोशन इन अ प्लेन। एक प्लेन में होगा ना, एक प्लेन में होगा ना, ध्यान रखना, एक प्लेन में होगा, हम कह सकते हैं मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन टू डायमेंशन। क्लियर हो रही बात। तो मोशन इन ए टू डायमेंशन को हम देखो, जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी हम वन डायमेंशनल मोशन, ये पूरा चैप्टर वन डायमेंशनल मोशन पे बेस्ड है। लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें मोशन इन अ प्लेन, चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन अ प्लेन, यानी टू डायमेंशनल मोशन कैसे। ठीक है ना। तो दो चैप्टर है, पहला चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन और सेकेंड चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। तो ये वो हमारा टू डायमेंशनल मोशन की बात करेगा वहां पे, तो वहां पे हम बात करेंगे। तो टू डायमेंशनल मोशन में एग्जांपल आप लिख सकते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। जब हम किसी चीज को थ्रो करते हैं, बॉल को जब थ्रो करते हैं, तो वो जो ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी मोशन करता है, इस तरह का पैराबोलिक मोशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल से हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी इसका एग्जांपल हो सकता है। राइट डाउन थर्ड, दैट इज थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन,
three-dimensional motion when the object is changing its all three coordinates. All three coordinates when the object is changing its all three coordinates. एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, ये बताएगा? मूवमेंट ऑफ एरोप्लेन, मूवमेंट ऑफ एरोप्लेन, हाँ कभी कभी होता है, कभी नहीं भी होता है. हाँ, बर्ड्स फ्लाई, मूवमेंट ऑफ गायरोस्कोप. गायरोस्कोप जानते हो क्या? गुड, मुझे लगता है काफी टैलेंटेड क्लास है ये. ऑफलाइन में होता तो मजा आता. गायरोस्कोप भी जानते थे, बहुत आगे चले गए. चलो अच्छी बात है. गुड गुड गुड. हाँ चलो, ठीक है, अच्छी बात है. और देखो, ऐसा कोई भी मोशन जो जिनमें तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो, जैसे प्लेन जब रनवे पे होता है, एरोप्लेन जब रनवे पे होता है तो वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है ना. रनवे पे से जैसे ही वो टेक ऑफ करता है ना, जैसे ही वो टेक ऑफ करता है तो ये ऐसे जाता है सीधा ऊपर, तो वो टू डायमेंशनल मोशन. पहले क्या करता है, वो रनवे पे आता है स्ट्रेट लाइन, यानी मोशन इन स्ट्रेट. फिर उसके बाद वो टेक ऑफ करता है तो वो ऐसे ऊपर जाता है, न तो लेफ्ट, ना तो लेफ्ट, ना तो राइट, ना तो लेफ्ट, ना तो राइट, कहीं नहीं जाता, सिर्फ सीधे ऊपर जाता है. यानी एक्स पे और जेड, एक्स और जेड चेंज हो, यानी टू डायमेंशनल मोशन. लेकिन थोड़ी देर के बाद जो अपने स्पेसिफिक डायरेक्शन में की तरफ चेंज होता है, ऐसे जाता है, फिर टेक ऑफ करता है, फिर इधर जाता है, चाहे इधर जाता है, इधर या इधर, जैसे भी आपको वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपने आप को टर्न करता है. यानी गायरोस्कोप जब उसको डिसाइड कराता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, यानी कितने पे टर्न करना है, तो वो थ्री डायमेंशनल मोशन होता है, क्योंकि वो फॉरवर्ड भी जा रहा है, वो लेफ्ट या राइट भी जा रहा होता है, वो अपसाइड भी जा रहा है. ये तीनों कोऑर्डिनेट, यानी प्लेन जो है हर केस में वो हर केस में वो थ्री डायमेंशनल मोशन नहीं करता है. किसी स्पेसिफिक रीजन में, यानी स्पेसिफिक टाइम पे वो थ्री डायमेंशनल मोशन करता है, किसी स्पेसिफिक टाइम पे वो टू डायमेंशनल, और किसी स्पेसिफिक टाइम पे वो मोशन इन स्ट्रेट यानी वन डायमेंशनल मोशन करता है. जब जब प्लेन अपने अपने अपनी हाइट को अचीव कर लेता है, इस हाइट पे उसको चलना है, अगेन वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, वो सीधा चलता है. ठीक है, ठीक. जब उतरता है, जब लैंड करता है, तो वो टू डायमेंशनल मोशन हो जाता है, मोशन इन प्लेन है ना. जब लैंड कर चुका होता है, अपनी स्पीड को धीरे धीरे कम करता है, तो अगेन इट इज इन वन डायमेंशनल मोशन. तो ठीक है, वो कर सकते हैं. बर्ड्स जो होती है वो ऐसे जिगजैग जिगजैग आगे पीछे कहीं भी हो सकती है, तो उनके मोशन को हम थ्री डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं. तो आई थिंक वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल मोशन आपको क्लियर हो गया. वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल. यस, क्लियर हो गया या नहीं? सब लोग लिखेंगे यस और नो. ठीक है, ठीक है, गुड. चलो आगे चलते हैं. अब आती है बात राइट डाउन हेडिंग. बहुत कुछ पढ़ चुके हो, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं. डिस्टेंस और राइट डाउन, डिस्टेंस और पाथ लेंथ. डिस्टेंस और पाथ लेंथ. डिस्टेंस और पाथ लेंथ क्या होता है, सबको पता है. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है? राइट डाउन. टोटल path covered by total path covered by an object. Total path covered by an
ऑब्जेक्ट, लाइन चेंज करके लिखो, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, है ना। लाइन चेंज करके लिखो, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, SI unit of distance is meter. Write down next, displacement. Displacement. Shortest distance, shortest distance, shortest distance between, shortest distance between final and initial, final and initial positions, final and initial positions. Final and initial positions. देखो देखो आप ध्यान से, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन के बेस पे, ये आप लोगों को पता होगा ना। इसमें लिखो नीचे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, डिटेल से हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप लोग सिर्फ इतना लिख लो कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, SI यूनिट मीटर, SI यूनिट मीटर। एक एग्जांपल करते हैं जो कि क्लियर कर देगा हमको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर कर देगा, है ना। तो मैं फिगर बना लो, पहले फिगर बना लो, फिर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक सर्कल बना लो, ठीक है, बड़ा सा सर्कल, और इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, दिस इज C पॉइंट, दिस इज D पॉइंट, एंड दिस इज द मोमेंट anti-clockwise. This is radius R, given R is equals to 7 meter. Find distance covered by the person if it is moving in the circular path. Number 1, from A to B. Number 2, from A to C. Number 3, from A to D. Distance, हमको distance find,
पहले का 11। अच्छा, गुड। अच्छा, ठीक है। देखो ए टू बी डिस्टेंस देख लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो देख लो, पहले नोट कर लो। हाँ, 2 का 22, हाँ 3 का 33, गुड। देखो बाकी लोग देखें कैसे। देखो, डिस्टेंस की बात होती है, डिस्टेंस मींस टोटल पाथ कवर्ड। कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, वो यहाँ से सर्कुलर पाथ में चल रहा है, ऐसे यहाँ हम देख रहे हैं कि पूरा सर्कल पे अगर वो ट्रेवल करता तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन विल बी 2 πr, but it is not covering whole the circle, but it is 1/4 of the circumference. मीन्स अगर मैं पहले के सोल्यूशन की बात करूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 πr, पूरे फोर्थ पार्ट में है तो 2 πr/4, मतलब 2 × 22/7 इंटू आर भी कितना है, 7 है अपॉन 4, 7 7 कैंसिल, 2 इससे 11 आ जाएगा मीटर। 11 मीटर, यूनिट लिखना मत भूलना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। 11 मीटर है ना, आंसर आपको लिखना जरूरी है, 11 मीटर। सेम अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे वाले की, तो वैसे ही आएगा ये, d इज इक्वल टू 2 πr, और अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी पूरे पार्ट का 1/2 टाइम्स, यानी कि πr, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7, यानी 22। ऐसे ही आप थर्ड का भी निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 πr मल्टीप्लाइड बाई 3/4, यानी पूरा पोर्शन 4 है और 1 2 3 पोर्शन को लेना है, तो 3/4, तो 2 × 22/7 इंटू 7, आर का प्लस टू 7 इंटू 3/4, 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 4, ये 11 हो गए, 11 3 जा 33 मीटर, 22 मीटर। I don't think you have any problem. No doubt, no problem. Okay. Next, इसी का योग सेकेंड पार्ट है, find the displacement, find the displacement find the displacement find the displacement, पहला क्वेश्चन है, from A to B, from A to A to B, A to C, and third है from A to D। तीन क्वेश्चन, from A to B, A to C and A to D। A to, हाँ क्या बात है, चलो कुछ लोग तो बहुत फास्ट करते हैं, गुड, वेरी गुड।
क्वेश्चन तो बहुत फास्ट करते हैं। गुड गुड, वेरी गुड। चलो देखो कैसे, बाकी जो लोग नहीं आए उनको देख, जिनको नहीं आया वो देख। A to B, we are talking about displacement from A to B. What is displacement? Displacement is the shortest distance between the final and initial positions. ये हमारा इनिशियल पोजीशन हो गया, यहाँ से A से B तक जा रहा है, और ये B हो गया और ये A हो गया। A से B की शॉर्टेस्ट तो ये हो गई ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लेना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। हम जानते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और ये भी रेडियस है, देखो ये रेडियस है ना, तो ये भी रेडियस यानी 7 हो जाएगा, 7 मीटर, और ये भी रेडियस है यानी कि 7 मीटर। तो 7 और 7, बेस भी 7 है, परपेंडिकुलर भी 7 है। और अगर हाइपोटेनस निकालना है, लेट अस सपोज दिस इज द डी डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन का डी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, यानी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2r, यानी कि अंडर रूट 2 7 या 7 अंडर रूट 2, ऐसे कर सकते हो, r रूट 2 या हम कह सकते हैं 7 रूट 2 मीटर। बहुत आसान है। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड, तो सेकंड क्या हो जाए, फाइनल A to C, A to C डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A to C, ये डिस्टेंस 7 और प्लस 7, सिंपली हो जाएगा हमारा D इज इक्वल टू 7 प्लस 7 इक्वल टू 14 मीटर। और अगर मैं थर्ड की बात करूं तब क्या होगा, थर्ड में आप देखोगे फर्स्ट वाले केस का जैसा है, A to D, यानी ये बना, ये तो ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको ये निकालना है, ऐसे घूम के नहीं निकालना, बस ये निकालना है। तो 7 प्लस 7, आंसर हमारा वही वाला पहला वाला हो जाएगा, मींस D विल बी इक्वल टू 7 रूट 2 मीटर। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको, या कोई दिक्कत होगी आपको, अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। Any doubt to anyone? No? No. ठीक है, ठीक है, फिर आप लोग ठीक है, आप तो ठीक है, लास्ट में अटेंडेंस लगा दो अपनी और leave the class. You can write present sir and leave the class. Tomorrow we will continue. Okay, you can write, all students write present sir and leave the class.